हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिवीजन ऑफ चाइना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेकेंड ओपियम वॉर पूरा कंप्लीट कर दिया था, तो आज स्टार्ट करेंगे डिवीजन ऑफ चाइना। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ चाइना का मतलब 1949 चाइना ताइवान डिवीजन नहीं है, बल्कि 1898 में यूरोपियन पावर्स के जरिए चाइना का बढ़ना। ठीक है, तो 1840 1898 में मंचू गवर्नमेंट बहुत कमजोर हो गई थी। इसका फायदा उठाकर यूरोप के कई देशों और जापान ने चाइना के अलग अलग हिस्सों पर अपना कंट्रोल बना लिया। इन्होंने अपने स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस बना लिया और चाइना का मतलब पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन किया। ठीक है, और इकोनॉमिक पॉलिटिकल मतलब एक्सप्लॉयटेशन कर दिया, वो लोग खत्म कर दिया। फ्रांस ने यूनान, गुआंगसी और ग्वांगडोंग पर अपना प्रभाव बनाया। जर्मनी ने शानडोंग और तियानजिन ने अपना प्रभाव स्थापित किया। ब्रिटेन ने यांगत्से रिवर के एरिया और सदर चाइना ले लिया। ठीक है, रशिया ने मंचूरिया और इनर मंगोलिया पर कंट्रोल हासिल किया। जापान ने फ्यूजियन रीजन में अपना प्रभाव बनाया। इसी तरह सभी पावर्स ने चाइना को तरबूज की तरह काट कर बांट दिया। इसीलिए इसे कटिंग ऑफ द चाइनीज मिडल या डिवीजन ऑफ चाइना कहा जाता है। तो इसमें ओपन डोर पॉलिसी का भी रोल है। तो अमेरिका चाइना को पूरी तरह बांटने के साइड नहीं था। ठीक है, इसीलिए 1899 में जॉन हे ने ओपन डोर पॉलिसी रेड डॉक्ट्राइन दी। इस पॉलिसी का मतलब है कि चाइना सभी देशों के लिए ट्रेड के लिए बराबर लड़ेगा और कोई एक देश पूरे चाइना पर कब्जा ना करे। नेहरू का ओपिनियन क्या था? तो जवाहरलाल नेहरू जो था वो फर्स्ट हम लोग के प्राइम मिनिस्टर थे। तो जवाहरलाल नेहरू का ओपिनियन था कि इस तरह का जो बाहर फॉरेन कंट्रीज के जो लोग दखलंदाजी करते थे और कंट्रोल के लिए इनविजिबल इंपेरियलिज्म बाहर, मतलब वो लोग बोले थे कि जो बाहर के लोग हम लोग का कंट्री में आके दखलंदाजी करते हैं और कंट्रोल के खिलाफ वो बोले किए थे, कंट्रोल के खिलाफ थे वो, और इस इनविजिबल इंपेरियलिज्म कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जापानीज इन्वेजन है। तो जापानी इन्वेजन क्या है? तो जापान अपना पावर बढ़ाना चाहता था, इसके लिए उसकी नजर कोरिया और चाइना पर पड़ी। कोरिया चाइना का वैसल स्टेट था, लेकिन जापान कोरिया पर अपना कंट्रोल चाहता था। कोरिया के मुद्दे पर जापान और चाइना के बीच पहले एक ट्रीटी हुआ था कि दोनों बिना बात तय किए सेना नहीं भेजेंगे। ठीक है, दोनों बिना बात किए अपना मिलिट्री नहीं भेजेंगे, लेकिन कोरिया में रेबेलियन हो गया। चाइना ने उसे दबाने के लिए अपनी सेना भेज दी, अपना मिलिट्री भेज दिया। ठीक है, चाइना ने उसे दबाने के लिए भेजा था जापान को। ठीक है, तो जापान ने इसे समझौते का मतलब खिलाफ समझा और 1894 में चाइना पर हमला कर दिया। तो इस लड़ाई में जापान जीत गया और चाइना हार गया। तो उसके बाद ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी हुआ। लड़ाई के बाद ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी, इसका मेन पॉइंट्स क्या है? तो चाइना ने कोरिया की इंडिपेंडेंस मांग ली। उसके बाद चाइना जो है वो कोरिया का इंडिपेंडेंस मांग लिया। ठीक है, उसके बाद चाइना ने जापान को बहुत बड़ा वॉर कॉम्पेंसेशन न दिया, पैसा उनको दिया। ठीक है, चाइना ने फॉर्मोसा मतलब ताइवान पे ये पेस्काडोर्स आइलैंड और लियाओदंग पेनिसुला जापान को दे दिए। फिर वर्ल्ड वॉर 1 और 21 डिमांड्स 1955 में हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान अलाइड पावर्स के साथ था, जबकि चाइना न्यूट्रल था। यूरोप के देश लड़ाई में बिजी थे, इसीलिए जापान ने 1915 में चाइना के सामने 21 डिमांड रख दी। तो जापान का क्या क्या मांग था? तो जर्मनी मेन मांग क्या था, उसका कुछ इम्पोर्टेंट मांग है। तो जापान के चाइना वाला अधिकार, जो चाइना का जो अधिकार है, जर्मनी के चाइना वाला अधिकार जापान को दिया जाए। चाइना का जो जर्मनी का अधिकार है वो जापान को दिया जाए। तो चाइनीज गवर्नमेंट में जापानीज एडवाइजर रखे जाए। ठीक है, जापान को चाइना में ट्रेड और कॉमर्स का ज्यादा अधिकार दिया जाए सारे कंट्रीज से। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कॉलोनाइजेशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड। तो न्यू वर्ल्ड से मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से है। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की, तब यूरोप के देशों ने वहां अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड कहते हैं। कौन कौन से देशों ने कॉलोनीज बनाई? स्पेन ने साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका के बड़े हिस्सों पर कब्जा किया। पोर्तुगल ने ब्राजील पर कंट्रोल किया। इंग्लैंड ने नॉर्थ अमेरिका में कॉलोनीज बनाई। फ्रांस ने कनाडा और कुछ दूसरे एरियाज पर कंट्रोल किया। नीदरलैंड डच ने अभी कुछ जगहों पर अपनी कॉलोनीज बनाई। कॉलोनाइजेशन का मेन क्या था?
तो कॉलोनाइजेशन का एम था धन और जो वहाँ का पैसा, सोना चांदी पाना, नया बाजार और वहाँ पे कॉलोनीज बढ़ाना, ट्रेड करना, कच्चा माल, रॉ मटेरियल्स लेना और अपने धर्म और राज्यों को फैलाना। जैसे अगर वो लोग क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियनिटी को वो लोग फैलाते थे, ठीक है। तो इसका कुछ इफेक्ट्स भी है। तो यूरोप के देश बहुत अमीर और पावरफुल बने, आदिवासी लोगों की जमीन छीन गई और उनका रहने का घर छीन गया। अमेरिका में यूरोपियन कल्चर और लैंग्वेज का जो पावर है वो ज्यादा बढ़ गया। अब नेक्स्ट में आता है कॉलोनाइजेशन ऑफ वेरियस कंट्रीज। तो कॉलोनाइजेशन का मतलब है किसी पावरफुल देश को दूसरे देश पर कब्जा करके वहाँ अपना रूल चलाना और उसके चीजों का फायदा उठाना, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे स्पेनिश कॉलोनाइजेशन है। तो स्पेन ने क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन जो है वो क्रिस्टोफर कोलंबस का खोज के बाद अमेरिका में सबसे पहले और सबसे बड़ा अपना रूल बना दिया, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा अपना साम्राज्य बनाया। स्पेन ने मेक्सिको, पेरू, क्यूबा, फिलीपींस और साउथ अमेरिका के बहुत सारे हिस्सों पर कब्जा किया, ठीक है। तो वहां से सोना चांदी और भी बहुत सारा चीज यूरोप ले गया। स्पेन ने क्रिश्चियनिटी को भी बढ़ाया। फिर सेकेंड में पोर्तुगीज कॉलोनाइजेशन। पोर्तुगल जो है वो लोग सी रूट ढूंढकर एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में कॉलोनीज बनाई। पोर्तुगीज जो है वो सी रूट खोज कर, ठीक है, एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में कॉलोनीज बनाई। ब्राजील पोर्तुगल की सबसे बड़ी कॉलोनी थी। इसके अलावा गोवा, अंगोला और मोजाम्बिक पर भी पोर्तुगल का कंट्रोल था। पोर्तुगल का मेन एम था वहाँ का स्पाइसेस और समुद्री व्यापार। वो लोग जो सी ट्रेड पर कब्जा करना चाहता था और वहाँ का स्पाइसेस लेना चाहता था। तो अब थर्ड में आता है ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन। ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा कॉलोनियल पावर बना। उसने इंडिया, अमेरिका के 13 कॉलोनीज, कनाडा, ऑस्ट्रिया और न्यूजीलैंड और अफ्रीका के कई स्टेट पर राज्य किया। और ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के से भी अपना मतलब पावर बढ़ाया और उनका मेन एम था रॉ मटेरियल्स लेना और अपना बनाया हुए गुड्स बेचना जिससे उनका प्रॉफिट हो सके, ठीक है। और फोर्थ में आता है फ्रेंच कॉलोनाइजेशन। फ्रांस ने भी एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में कॉलोनीज बनाई। कनाडा, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और अफ्रीका के बहुत सारे देश फ्रांस के कंट्रोल में थे। फ्रांस जो है वो ट्रेड के साथ अपना लैंग्वेज और संस्कृति भी फैलाई है, ठीक है, वो लोग फैलाया था। अब नेक्स्ट में आता है कॉलोनाइजेशन में अदर कंट्रीज। कॉलोनाइजेशन में अदर कंट्रीज में आप लोगों का इंडोनेशिया। तो फर्स्ट में आता है नीदरलैंड, डच, ठीक है। तो इंडोनेशिया पर लंबे समय तक राज किया। मसाला जो स्पाइसेस वगैरह हो गया उसका ट्रेड किया, ठीक है, उसका ट्रेड पर कब्जा किया, ठीक है। अब नेक्स्ट में बेल्जियम। कॉन्गो पर कंट्रोल किया। वो लोग वहाँ के लोगों को बहुत मतलब वो लोग घर वगैरह छीन गया, ठीक है, वो लोग जमीन वगैरह ले गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में है जर्मनी। अफ्रीका में तंजानिया, नामीबिया, कामेरून जैसे जगह पर कॉलोनीज बनाई, ठीक है। इटली, लीबिया, एरिट्रिया एंड सोमालिया में अपना कॉलोनीज बनाया। जापान, कोरिया, ताइवान और मंचूरिया पर कब्जा करके अपना रूल चलाया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में द इकोनॉमिक डायनामिक ऑफ इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म फ्रॉम कमर्शियल कैपिटल टू इंडस्ट्रियल एंड कैपिटलिस्ट कैपिटल, ठीक है। तो इस टॉपिक का मतलब है कि इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म का इकोनॉमिक पर्पज समय के साथ बदलता गया। तो कमर्शियल कैपिटल है फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। तो शुरुआत में यूरोपियन देश सिर्फ ट्रेड के लिए एशिया, अफ्रीका में अमेरिका गए, एशिया, अफ्रीका और अमेरिका गए। उनका मेन एम था मसाला, सोना, चांदी, रेशम और जो कीमती चीज है वो खरीदे और यूरोप में बेचे। इस दौर को कमर्शियल कैपिटल कहते हैं। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे ट्रेडिंग कंपनीज बहुत पावरफुल थे। और सेकंड में इंडस्ट्रियल कैपिटल। बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप में फैक्ट्रीज बनने लगी। अब उन्हें जरूरत थी रॉ मटेरियल जैसे कॉटन, जूट, रबर और कोल का। तो अपनी फैक्ट्रीज के प्रोडक्ट बेचने के लिए न्यू मार्केट्स वो लोग को चाहिए थे, ठीक है। तो इसीलिए यूरोपियन देशों ने कॉलोनीज पर कब्जा किया और बढ़ा दिया, ठीक है। अब कैपिटलिस्ट कैपिटल है। तो आगे चलकर यूरोपियन कंट्रीज ने सिर्फ ट्रेड ही नहीं किया बल्कि कॉलोनीज में इन्वेस्टमेंट भी शुरू किया, ठीक है। तो रेलवे, स्पोर्ट्स, माइंस और इंडस्ट्रीज में पैसा लगाया। इसका मेन पर्पज ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना था। कॉलोनीज को अपने इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा बना दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट में है मर्चेंटाइल कैपिटल बिगिनिंग एंड एक्सपेंशन, ठीक है। तो मर्चेंटाइल कैपिटल का मतलब है
ट्रेड के जरिए पैसा कमाना, ये सिस्टम लगभग 15th सेंचुरी से 18th सेंचुरी के बीच यूरोप में शुरू हुआ। इस टाइम पे मर्चेंट्स अलग अलग देशों से सामान खरीद कर दूसरी जगह बेचते थे और प्रॉफिट कमाते थे। मेन फीचर मर्चेंटिलिज्म का क्या है? ट्रेड कंट्रोल। गवर्नमेंट ट्रेड पर पूरा कंट्रोल रखती थी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के नियम जो रूल्स है वो सरकार बनाती थी ताकि कंट्रीज को ज्यादा फायदा हो। ठीक है। कंजर्वेटिव पॉलिसी अगेंस्ट ट्रेड। मर्चेंटिलिज्म फ्री ट्रेड के खिलाफ था। ठीक है। और सरकार चाहती थी कि फॉरेन गुड्स कम आए और अपना देश का माल ज्यादा बिके। ठीक है। थर्ड नंबर पे है एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनीज। यूरोपियन देशों ने, जो यूरोपियन कंट्रीज ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में कॉलोनीज बनाई ताकि उन्हें रॉ मटेरियल मिल सके और अपना माल बेचने के मार्केट मिले। ठीक है। और फिर फोर्थ नंबर पे इकोनॉमिक नेशनलिज्म। हर देश अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाना चाहता था, इसीलिए अपने देश का जो ट्रेड और इंडस्ट्रीज को बढ़ा दिया जाता था। और फिफ्थ नंबर पे बुलियन एक्यूमुलेशन। तो मर्चेंटिलिज्म के हिसाब से किसी भी कंट्री की अमीरी का मतलब नाप सोना और चांदी का मात्रा से होता था। ठीक है। गोल्ड और सिल्वर के हिसाब से मर्चेंटिलिज्म में कोई भी देश का अमीरी और गरीबी सोना और चांदी से नापा जाता था, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बुलियन जमा करने की कोशिश की जाती थी। अब नेक्स्ट पॉइंट में है इमर्जेंस ऑफ मर्चेंट्स। इस दौर में मर्चेंट्स बहुत पावरफुल और अमीर बन गए। उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाया और कई ट्रेडिंग कंपनीज भी बनी। अब नेक्स्ट में है मर्चेंटाइल का कैरेक्टरिस्टिक, मर्चेंटाइल इकोनॉमी का जो कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। तो मर्चेंटाइल इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम थी जिसमें ट्रेड और पैसा कमाना सबसे इम्पोर्टेंट था। यूरोपियन कंट्रीज का मानना था कि जिस कंट्री के पास ज्यादा गोल्ड और सिल्वर होगा वही सबसे पावरफुल होगा। तो नंबर 1 में एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनाइजेशन। यूरोपियन कंट्री ने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में कॉलोनीज बनाई। कॉलोनी से उन्हें रॉ मटेरियल मिलता था और वही उनके गुड्स बेचने के बड़े मार्केट भी बन गए। ठीक है। अब सेकंड में एम्फेसिस ऑन कमोडिटीज। मर्चेंटिलिज्म में कमोडिटीज मतलब माल जैसे स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, शुगर, टी और टोबैको का ट्रेड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था क्योंकि उनसे बहुत प्रॉफिट होता था। थर्ड में रेस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट्स। तो फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट को कम किया जाता था। सरकार इंपोर्ट पर टैक्स लगाती थी ताकि लोग अपने देश की चीजें खरीदें और देश का पैसा बाहर न जाए। फोर्थ में है नेशनल इकोनॉमी। हर देश अपनी इकोनॉमी को मजबूत बनाना चाहता था, इसीलिए एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाता था और इंपोर्ट्स को कम रखने की कोशिश की जाती थी। ठीक है। 5 में है स्टेट कंट्रोल। वो मर्चेंटाइल इकोनॉमी में सरकार ट्रेड, इंडस्ट्रीज और कॉलोनीज पर सख्त कंट्रोल करती थी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नियम भी सरकार ही बनाती थी। 6 में है मैरीटाइम ट्रेड फ्लरिश। इस दौर में सी ट्रेड जो है वो बहुत तेजी से बढ़ा। यूरोप के देशों ने बड़े बड़े जहाज बनाए और एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के साथ ट्रेड शुरू किया। 7th में ऑपोजिशन टू फ्री ट्रेड। तो मर्चेंटाइलिज्म जो है वो फ्री ट्रेड के खिलाफ था। देश चाहता था कि व्यापार पर उनका पूरा कंट्रोल और फॉरेन कंपटीशन। अब नेक्स्ट में बता रहे हैं कि रीजंस फॉर द एंड ऑफ द मर्चेंटाइल इकोनॉमी। तो मर्चेंटाइल इकोनॉमी 15th से 18th सेंचुरी तक चलती रही थी। तो लेकिन बाद में कई चेंजेस आए जिनकी वजह से इसका खत्म हो गया, इसका एंड हो गया और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म स्टार्ट हो गया। नंबर फर्स्ट में क्या क्या रीजन है खत्म होने का? तो फर्स्ट में है बिगिनिंग ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी। पहले गवर्नमेंट ट्रेड पर बहुत कंट्रोल रखती थी। बाद में इकोनॉमिस्ट और बिजनेसमैन ने कहा कि फ्री ट्रेड से ट्रेड और इकोनॉमी दोनों अच्छा होगा, दोनों बदलेंगे और इसीलिए मतलब फ्री ट्रेड से जो ट्रेड है और इकोनॉमी दोनों बढ़ा जाएगा। ठीक है। प्रॉफिट ज्यादा होगा, इसीलिए धीरे धीरे ट्रेड पर लगी जो रेस्ट्रिक्शन थी वो हटा दी गई। सेकंड है प्रेशर्स फॉर मर्चेंट्स। तो मर्चेंट्स चाहते थे कि उन्हें बिना गवर्नमेंट रोक टोक के दूसरे देशों के साथ ट्रेड करने की आजादी मिले। उनके दबाव के कारण मर्चेंटलिस्ट जो है पॉलिसीज है वो कमजोर पड़ने लगी। थर्ड में इमरजेंस ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटल। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद फैक्ट्रीज लगने लगी। अब सिर्फ ट्रेड से प्रॉफिट कमाना काफी नहीं था। फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स और अपना माल बेचने के लिए बड़े मार्केट की जरूरत थी, इसीलिए इंडस्ट्रियल कैपिटल स्टार्ट हुआ। अब फोर्थ में इमरजेंस ऑफ कैपिटलिज्म। नया फैक्ट्रीज और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ कैपिटलिज्म का स्टार्ट हुआ। ठीक है। इस सिस्टम में लोग फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज में पैसा लगाकर प्रॉफिट कमाने लगे। इससे मर्चेंटाइल इकोनॉमी धीरे धीरे खत्म हो गया। अब फिफ्थ में बिगिनिंग ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद समाज जो सोसाइटी है वो दो हिस्सों में बट गया। एक है कैपिटलिस्ट फैक्ट्री ओनर्स और दूसरा वर्कर्स लेबरर्स। तो फैक्ट्री ओनर्स जो फैक्ट्रीज के मालिक थे और वर्कर लेबर जो फैक्ट्री में काम करते थे, तो कम मजदूरी और कठिन काम की वजह से दोनों के बीच
लड़ाई शुरू हुआ, इसे क्लास कॉन्फ्लिक्ट कहा गया, मतलब दोनों के बीच संघर्ष कह सकते हैं, वो स्टार्ट हुआ। अब नेक्स्ट में है कन्वर्जन ऑफ मर्केंटाइल कैपिटल इनटू इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट कैपिटल। तो इस टॉपिक का मतलब है कि मर्केंटाइल कैपिटल धीरे धीरे इंडस्ट्रियल कैपिटल और फिर कैपिटलिज्म में बदल गया, ठीक है। तो नंबर 1 में इसका पॉइंट में दिया गया ओरिजिन ऑफ मर्केंटाइल कैपिटल का स्टार्ट, ठीक है। तो 15 to 18 सेंचुरी के बीच यूरोप में मर्केंटाइल कैपिटल चला, ठीक है। उसके बाद मर्चेंट्स अलग अलग देशों से माल खरीदते थे और दूसरी जगह बेच कर प्रॉफिट कमाते थे। कॉलोनीज से रॉ मटेरियल्स लाए जाते थे और यूरोप के बना हुआ माल वहां बेचे जाते थे। इस तरह मर्चेंट्स ने बहुत पैसा जमा कर लिया। और सेकेंड में ट्रांसफॉर्मेशन इनटू इंडस्ट्रियल कैपिटल 18 सेंचुरी के बाद 18 सेंचुरी के लास्ट में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। और सिर्फ ट्रेड से प्रॉफिट कमाना काफी नहीं था, मर्चेंट्स ने अपने पैसे फैक्ट्रीज मशीन और इंडस्ट्रीज में लगाने शुरू कर दिए। इससे इंडस्ट्रियल कैपिटल स्टार्ट हो गया। थर्ड में राइज ऑफ कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियल कैपिटल के बढ़ने के साथ कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ। तो फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज प्राइवेट ओनर्स के कंट्रोल में होती थी। इनका मेन एम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट का होता था, ठीक है, और कॉम्पिटिशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाता था। फोर्थ में स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, द फोर्थ स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म स्टेट। उसके बाद तो इसका मतलब है कि बड़े बड़े कंपनीज और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन MNCs मतलब बाहर आए और बैंक्स और फाइनेंस को इम्पोर्टेंस दिया गया। दुनिया का जो मार्केट एक दूसरे से जुड़ गया, ग्लोबलाइजेशन हुआ। उसके बाद इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी के जरिए और ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाने लगा। और हमारे नेक्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म एंड कॉलोनियल इकोनॉमी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का स्टार्ट 18 सेंचुरी के लास्ट में इंग्लैंड से हुआ, ठीक है। इस टाइम पे हाथ से काम करने की जगह मशीन और फैक्ट्रीज का इस्तेमाल होने लगा। इससे प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ी है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो फैक्ट्रीज का जो तादाद था वो बढ़ने लगा। फैक्ट्रीज का ओनर्स जो है वो कैपिटलिस्ट मतलब, तो उन्होंने मशीन्स और इंडस्ट्रीज में पैसा लगाया। लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू हुआ, वर्कर्स को फैक्ट्री में नौकरी मिली, ठीक है। प्रॉफिट कमाने इकोनॉमी का सबसे बड़ा एम बन गया। इस तरह कैपिटलिस्ट इकोनॉमी स्टार्ट हुआ। कैपिटलिज्म एंड कॉलोनियल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद यूरोपियन स्टेट्स को रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी। अपने फैक्ट्री का प्रोडक्ट बेचने के लिए न्यू मार्केट चाहिए थे, ठीक है। इसीलिए उन्होंने एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में कॉलोनी बनाई। कॉलोनीज का इस्तेमाल किया गया सस्ता रॉ मटेरियल लेने के लिए, फैक्ट्री का बना हुआ माल बेचने के लिए, सस्ता लेबर और ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। इस तरह कैपिटलिज्म और कॉलोनियल इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कैपिटलिस्ट देशों ने कॉलोनीज का इकोनॉमी को और मजबूत बनाया, ठीक है। मतलब उनका इकोनॉमी कमजोर करके अपने इकोनॉमी और ज्यादा मजबूत बनाया। नेक्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस ओवर चाइना एंड अनइक्वल ट्रीटीज। तो 19th सेंचुरी में चाइना का मंचू का जो राज्य था वो कमजोर, मंचू का जो गवर्नमेंट था वो कमजोर हो गई थी। इसका फायदा उठाकर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, जापान और जो अदर यूरोपियन पावर्स है वो चाइना पर अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेंस बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो पॉलिटिकल डोमिनेंस यहाँ पे दिया हुआ है। पॉलिटिकल पावर हो गया तो बाहर फॉरेन देश जो चाइना का सरकार पर जोर डालते थे, ठीक है। चाइना को अपनी मर्जी का फैसले लेने के लिए मजबूर किया जाता था। कई पोर्ट्स और जगहों पर फॉरेन देशों का कंट्रोल हो गया था। इकोनॉमिक डोमिनेंस अब यहाँ पे है तो चाइना को फॉरेन देशों के साथ उनका जो शर्त है उस पर ट्रेड करना पड़ता था। चाइना का बाजार फॉरेन माल के लिए खोल दिया गया और फॉरेन देशों ने चाइना का ट्रेड और वहाँ की चीजों से बहुत प्रॉफिट कमाया था। अब इम्पोजिशन ऑफ वेरियस अनइक्वल ट्रीटीज है, ठीक है। तो लड़ाई में हारने के बाद चाइना को कई अनइक्वल ट्रीटीज पर साइन करना पड़ा। इन सारा ट्रीटीज में ज्यादा फायदा यूरोपियन कंट्रीज का और जापान को हुआ, जबकि चाइना को नुकसान हुआ। तो मेन अनइक्वल ट्रीटीज कौन कौन सा ट्रीटीज साइन हुआ था? तो ट्रीटी ऑफ नैनकिंग ब्रिटेन के साथ पहले ओपियम वॉर के बाद हुई, ठीक है। पहले ओपियम वॉर हुआ, उसके बाद ट्रीटी ऑफ नैनकिंग हुआ। चाइना ने हांगकांग ब्रिटेन को दे दिया। 5 पोर्ट्स को फॉरेन ट्रेड के लिए खोलना पड़ा। चाइना को वॉर कॉम्पेंसेशन देना पड़ा। फिर ट्रीटी ऑफ तियानजिन 1858 में हुआ। फॉरेन डिप्लोमेट्स को बीजिंग में रहने का परमिशन मिला और ज्यादा पोर्ट्स फॉरेन ट्रेड के लिए खोल दिया। और फॉरेन का जो
वहाँ का जो ज्यादा वो लोग को पावर मिल गया, ठीक है, ज्यादा वो लोग को अधिकार मिल गया। उसके बाद ट्रीटी ऑफ शिमोनोसेकी हुआ 1895 में, जापान के साथ लड़ाई के बाद हुआ, ठीक है, जापान के साथ जब लड़ाई हुआ उसके बाद हुआ। तो चाइना ने कोरिया को इंडिपेंडेंस मानी, ताइवान, एस्काडर्स आइलैंड और लियाओडंग पेनिनसुला जापान को दे दिया। चाइना को जापान को वॉर पर कॉम्पेंसेशन देना पड़ा था। अनइक्वल ट्रीटीज हुआ, तो ट्रीटी ऑफ नानकिंग मैंने आप लोगों को बता दिया। ट्रीटी ऑफ द बॉर्गे ट्रीटी, नानकिंग के बाद भी ब्रिटिश सिटीजन को चाइना में एक्स्ट्रा अधिकार मिले। ब्रिटेन को मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का दर्जा मिला, ठीक है। ब्रिटिश लोगों पर चाइनीज कोर्ट्स का कंट्रोल बहुत कम हो गया। अब ट्रीटी ऑफ ताइनसिन हुआ 1858 में, ये सेकेंड ओपियम वॉर के टाइम ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना के बीच हुई और नए पोर्ट्स फॉरेन ट्रेड के लिए खोले गए। फॉरेन एम्बेसडर्स को बीजिंग में रहने का परमिशन मिला। फॉरेनर्स को चाइना का अंदर या ये घूमने और मिशनरी का काम करने का इजाजत मिला। फोर्थ में ट्रीटी ऑफ पेकिंग, सेकेंड ओपियम वॉर के बाद हुआ है ये। चाइना ने ट्रीटी ऑफ तियानजिन को मान लिया। ब्रिटेन को कॉलोन का एक हिस्सा मिल गया। फॉरेन पावर्स को और ज्यादा अधिकार मिला। फिर चाइना को वॉर कॉम्पेंसेशन देना पड़ा। फिफ्थ में हुआ बॉक्सर रेबेलियन। तो बॉक्सर रेबेलियन चाइना के लोगों को फॉरेन कंट्रीज और क्रिश्चियन मिशनरी के खिलाफ एक आंदोलन था। इस आंदोलन को बॉक्सर्स नाम का ग्रुप ने चलाया, ठीक है। उनका एम था चाइना से फॉरेन इन्फ्लुएंस को खत्म करना, लेकिन ब्रिटेन, जापान, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और जितना भी अदर्स कंट्री है उनका जो सेना है वो सब मिलकर रेबेलियन को दबा दिया। अब सिक्स में बॉक्सर प्रोटोकॉल। तो बॉक्सर रेबेलियन के बाद चाइना को बॉक्सर प्रोटोकॉल पर साइन करना पड़ा। चाइना को बहुत बड़ा वॉर कॉम्पेंसेशन देना पड़ा। बीजिंग में फॉरेनर आर्मी को रहने का परमिशन दिया गया। फिर बॉक्सर लीडर्स को सजा दिया गया। फिर चाइना का जो सॉवरेंटी है और कमजोर हो गया। इस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस इन इंडोनेशिया का, तो इंडोनेशिया पर सबसे पहले पोर्तुगल और बाद में नीदरलैंड ने अपना कंट्रोल किया, ठीक है। उसके बाद डच ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी VOC के हिसाब से इंडोनेशिया पर कब्जा किया। अब पॉलिटिकल डोमिनेंस है इसका, डच ने इंडोनेशिया की सरकार पर कंट्रोल किया और कुछ जगहों के शक्ति मतलब ये कम कर दी गई, ठीक है। फिर डच कानून और एडमिनिस्ट्रेशन लागू किए गए। फिर इंडोनेशिया से स्पाइसेस, मसाले, कॉफी, शुगर, टी और रबर का मतलब लिया गया और किसानों को जबरदस्ती कैश क्रॉप्स उगाने के लिए मजबूर किया गया कल्टीवेशन सिस्टम में। डच ने इंडोनेशिया का जो चीज है वो उसको पर मतलब बहुत ज्यादा रोक लगाया और प्रॉफिट मतलब कमाया, ठीक है। और नेक्स्ट है कॉलोनियल रूल एंड एक्सप्लॉयटेशन। तो कॉलोनियल पावर्स का मेन एम अपना कॉलोनीज से ज्यादा प्रॉफिट उठाना था, ठीक है। तो रॉ मटेरियल सस्ते दाम पर लिए जाते थे। फैक्ट्रीज का बना हुआ माल कॉलोनीज में बेचा जाता था। लोगों से कम मजदूरी में काम करवाया जाता था। कॉलोनीज की इकोनॉमी को यूरोपियन देशों के प्रॉफिट के लिए चलाया जाता था। इस सिस्टम को कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, ठीक है। अब है इंडिपेंडेंस मूवमेंट। समय के साथ इंडोनेशिया के लोगों ने डच का जो है वो उस पर विरोध किया, ठीक है। तो नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर लोगों ने आजादी के लिए आंदोलन चलाया। 1945 में सुकर्नो ने इंडोनेशिया की इंडिपेंडेंस का ऐलान किया। फिर कुछ साल के लड़ाई के बाद डच ने इंडोनेशिया की आजादी को मान लिया। फिफ्थ में दिया हुआ है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो इसका मतलब है अंग्रेजों ने जो ब्रिटिश है वो उन्होंने इंडिया पर अपना राज करना शुरू कर दिया। इंडिया के लोग अपनी मर्जी से सरकार नहीं चला सकते थे। कभी सभी बड़े फैसले ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेती थी। लोगों में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। इसी से आजादी की लड़ाई और फ्रीडम मूवमेंट यहीं से शुरू हुआ। फिर इकोनॉमिक इम्पैक्ट का मतलब है अंग्रेज इंडियन से कॉटन, जूट, चाय और मसाले सस्ते में ले जाते थे। फिर अपनी फैक्ट्री में बना हुआ सामान इंडिया में बेचते थे। इससे इंडिया के छोटे लोग और कारीगर का काम कम हो गया। किसानों से ज्यादा टैक्स लिया जाता था। इंडिया का पैसा धीरे धीरे ब्रिटेन चला गया और इंडिया गरीब होता चला गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो रेसिज्म एंड इम्पैक्ट ऑन कॉलोनी सोसाइटी है। तो रेसिज्म का मतलब है स्किन कलर या जाति के हिसाब से लोगों में जो पार्शियलिटी, डिस्क्रिमिनेशन करना चाहिए। तो जैसे गोरे लोग अपने आप को काले लोगों से बेहतर समझते थे और उनके साथ बुरा बिहेवियर करते थे। तो इसका ओरिजिन क्या स्टार्ट कब हुआ? तो जब यूरोपियन देशों ने एशिया और अफ्रीका में कॉलोनीज बनाई तब उन्होंने अपने आप को सुपीरियर और बाकी लोगों को इंफीरियर माना। अपने आप को बेहतर माना और बाकी लोगों को कमजोर और बेकार माना। इसी सोच से रेसिज्म की शुरुआत हुई अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। तो अपार्थाइड साउथ अफ्रीका की एक पॉलिसी थी जिसमें गोरे और काले लोगों को अलग रखा जाता था। अलग स्कूल, अलग हॉस्पिटल, अलग बस और ट्रेन। काले लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ये पॉलिसी बहुत अनफेयर थी। तो गांधी इन साउथ अफ्रीका, तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में लॉयर थे। तो वहाँ उनके साथ भी
पार्शियलिटी हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो उन्होंने शांति और सत्याग्रह के जरिए इसके खिलाफ थे। तो गांधी जी ने लोगों को अपना अधिकार के लिए लड़ना सिखाया। फिर बैकग्राउंड ऑफ द एंटी अपार्थाइड मूवमेंट, तो अपार्थाइड से परेशान होकर साउथ अफ्रीका के काले लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। सबको ये उनका मांग था कि सबको बराबर का अधिकार मिले, भेदभाव खत्म हो और सबको वोट देने का अधिकार मिले, ठीक है। तो 6 में रिएक्शनरी पॉलिसीज है। तो साउथ अफ्रीका की सरकार ने आंदोलन को रोकने के लिए प्रोटेस्ट पर रोक लगाई, बहुत लोगों को जेल में डाल दिया, पॉलिसी का इस्तेमाल करके आंदोलन दबाने की कोशिश की, ताकि साउथ अफ्रीका के जो गवर्नमेंट ने ये आंदोलन रोकने के लिए किया कि वो लोग रुक जाए, ठीक है, ये सब ना करे, वो लोग पॉलिसी ये सब न निकाले। तो 7 में मंडेलास लीडरशिप, नेल्सन मंडेला ने अपार्थाइड के खिलाफ सबसे बड़ा संघर्ष किया। उन्होंने 27 साल जेल में रखा गया। जेल से निकलने के बाद भी उन्होंने शांति और बराबरी की बात की। 1994 में साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट बने मंडेला ने। एंड द ANC अफ्रीकन कांग्रेस, साउथ अफ्रीका की एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। मंडेला इसके सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। ANC का एम था कि अपार्थाइड को खत्म करना और सबको बराबर अधिकार दिलाना। फिर 9 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC को स्टैब्लिश किया गया 1912 में, ठीक है। इसका काम था काले लोगों को जो अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करना और अपार्थाइड के खिलाफ बोलना और साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी और इक्वालिटी लाना। दिया गया इसमें रासिज्म इन जर्मनी, रासिज्म में एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी का मानना था कि आर्यन रेस सबसे बेहतर है, इसीलिए ज्यूज और दूसरी कम्युनिटीज के साथ भेदभाव और गलत किया जाता था। लाखों लोगों को जेल और कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया। सेकेंड में कास्टिज्म इन इंडिया, तो कास्टिज्म का मतलब है उनका कास्ट के आधार पे जो पार्शियलिटी होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो होता है। कुछ जातियों को ऊपर और कुछ को नीचे माना जाता था। नीची जाति के लोगों को पढ़ाई, मंदिर और कई जगहों पर जाने से रोका जाता था। आज इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है सबको बराबर अधिकार देता है और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को मना करता है। एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी, तो कॉलोनियल पावर अपने फायदे के लिए कॉलोनीज का इस्तेमाल करता था। सस्ता रॉ मटेरियल देती थी, महंगे माल बेचती थी, लोगों से कम पैसे में ज्यादा काम करवाती थी। फोर्थ में है कल्चरल इंपेरियलिज्म। कल्चरल इंपेरियलिज्म का मतलब है कि अपना लैंग्वेज, अपना कास्ट और अपना रिलीजन और कल्चर को दूसरे देशों पर जबरदस्ती थोपना, ठीक है। तो फिर अब उसमें है कि यूरोपियन देश अपने लैंग्वेज, एडुकेशन और कल्चर को कॉलोनीज में फैलाते थे और लोकल कल्चर को कम इम्पोर्टेंस देते थे। फिफ्थ में दिया हुआ स्लेवरी इन इंडिया, तो अमेरिका में अफ्रीका के लोगों को पकड़कर लाया जाता था और उनसे खेतों में और फैक्ट्रीज में जबरदस्ती काम कराया गया। उन्हें आजादी, फ्रीडम नहीं दिया गया, ठीक है। उन्हें खरीदा और बेचा जाता था, उनके साथ गलत बिहेवियर रखा जाता था। अब है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। अमेरिका में नॉर्थ स्लेवरी और साउथ स्लेवरी दो अलग पार्ट है, ठीक है। तो नॉर्थ स्लेवरी के खिलाफ था, अमेरिका जो है वो नॉर्थ स्लेवरी के खिलाफ था और साउथ स्लेवरी के साथ था क्योंकि उनका खेती गुलामों पर निर्भर था। उनका जो खेती होता था वो डिपेंड करता था स्लेवरी पर, ठीक है। अब प्रोहिबिशन ऑफ स्लेवरी, अब्राहम लिंकन ने 1863 में इमांसिपेशन प्रोक्लेमेशन जारी किया, ठीक है। तो जिससे गुलामी खत्म करने की शुरुआत है, ठीक है। ये जो प्रोक्लेमेशन है इसमें स्लेवरी एंटी स्लेवरी टाइप का आप लोग समझ सकते हैं। तो बाद में 1865 में अमेरिका में स्लेवरी को कानूनी रूप से पूरा तरह खत्म कर दिया गया। जानने का ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है इस पेज में, तो ये इस पेज में इम्पोर्टेंट है नॉर्थ और साउथ में क्या अंतर था। तो नॉर्थ में फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज ज्यादा थी, लोग इंडस्ट्रीज और बिजनेस पर डिपेंड थे, वहाँ स्लेवरी की जरूरत कम पड़ती थी, इसीलिए नॉर्थ के लोग स्लेवरी को खत्म करना चाहते थे। और साउथ में कॉटन और टोबैको की खेती होती थी, खेती का काम गुलामों से करवाया जाता था, स्लेव जरूरत पड़ते थे उनको। तो प्लांटेशन ओनर्स को लगता था कि अगर स्लेवरी खत्म हो गया तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो इसीलिए साउथ स्लेवरी को बनाए रखना चाहता था। जब अब्राहम लिंकन 1860 में प्रेसिडेंट बने तो साउथ को डर हुआ कि नए प्रेसिडेंट स्लेवरी को खत्म कर देंगे। इसके बाद साउथ के 11 स्टेट ने अमेरिका से अलग होकर कॉन्फेडरेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना लिया। नॉर्थ ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया, इसी वजह से 1861 में सिविल वॉर शुरू हो गया। वॉर का रिजल्ट क्या था, वो सिविल वॉर में 4 साल सिविल वॉर जो है वो 4 साल चला, 1861 से 1865 तक। नॉर्थ का जीत हुआ, स्लेवरी को धीरे धीरे खत्म कर दिया गया, अमेरिका फिर से एक देश बन गया, ठीक है। नेक्स्ट में दिया हुआ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द एथनिक स्टेट, ठीक है। तो एथनिक क्वेश्चन का मतलब है अलग अलग का रिलीजन, लैंग्वेज
और कल्चर के लोगों के बीच रिलेशन और उनसे जुड़ा प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो कॉलोनियल रूल के टाइम इसके अच्छे पॉजिटिव और बुरे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों थे। ठीक है, तो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है एथनिक क्वेश्चन सब, तो स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न कल्चर। कॉलोनियल रूल के टाइम पे वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन, साइंस, इंग्लिश लैंग्वेज और नए आइडियाज एशिया और अफ्रीका में पहुंचे। इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन और मॉडर्न स्कूल्स शुरू हुए। फॉर्मेशन, नेक्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न एटीट्यूड, लोगों में नई सोच आई, जैसे सबको बराबर राइट्स मिलने चाहिए और अंधविश्वास कम हुआ, साइंस और लॉजिक पर ज्यादा भरोसा बढ़ा। ठीक है, थर्ड में रिनाइसेंस, एजुकेशन के बढ़ने से लोगों में लोगों आज के जमाने के बारे में मतलब थोड़ा सोचने लगे, मतलब पुराने जमाने का जो अनुभव थे वो मतलब कम हुआ है। ठीक है, अब इसके पॉइंट से जो सोसाइटी में जो सुधार का आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, फिर वुमेन एजुकेशन और सोसाइटी का जितना भी बुराई था उसके खिलाफ आवाज उठने लगी, लोग अपनी हिस्ट्री और कल्चर को दोबारा समझने लगे। फोर्थ में है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, लोगों ने डेमोक्रेसी, फ्रीडम और इक्वालिटी के बारे में जाना, वोट का अधिकार मिला उनको, वोट का राइट्स, कानून के सामने सब बराबर थे। ठीक है, तो जनता का सरकार का जो वो उसका जो ओपिनियन होता था वो मजबूत हुआ। अब है इन्फ्लुएंस ऑन आर्ट, लिटरेचर एंड पेंटिंग, तो वेस्टर्न और लोकल कल्चर के मिलने से नए लिटरेचर लिखा गया, पेंटिंग और जो कला है उनका न्यू स्टाइल्स आए। ठीक है, राइटर्स और आर्टिस्ट ने सोसाइटल जो प्रॉब्लम्स था उनको दिखाया। ठीक है, अब सिक्स्थ में नेशनलिस्ट मूवमेंट, कॉलोनियल रूल के खिलाफ लोग एकजुट होने लगे और देश से जो देशभक्ति बढ़ी, आजादी का आंदोलन शुरू हुआ, लोगों ने अपने राइट्स के लिए लड़ा। ठीक है, अब नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या थे इतनी क्वेश्चंस का। फर्स्ट नंबर पे रेशियल सुपरियोरिटी, यूरोपियन लोग अपने आप को सबसे बेहतर समझते थे, एशिया और अफ्रीका के लोगों को निचला समझते थे। सेकेंड में है डिस्पाइस, तो लोकल लोगों की भाषा, धर्म और कल्चर को मजाक उड़ाया गया था और उनका अपमान किया गया था। थर्ड में है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, रंग, जाति और धर्म के आधार पर लोगों के साथ गलत बिहेवियर किया जाता था, जैसे साउथ अफ्रीका में अपार्थेड। ठीक है, तो फोर्थ में है स्लेवरी, लाखों लोग अफ्रीका को मतलब लाखों अफ्रीकन को पकड़कर अमेरिका और यूरोप की कॉलोनीज में ले जाया गया और उनसे जबरदस्ती काम कराया गया, बिकॉज वो लोग का जो कलर है तो वो लोग का कलर दबा हुआ रहता था, तो वो लोग को काम करना पड़ता था, वहां से ले जाके वहां पे काम कराया जाता था। तो इसमें एडवेंचरिज्म, यूरोपियन देश नए देशों पर कब्जा करने और अपना ये साम्राज्य बढ़ाने के रेस में लगे रहे, इससे कई लड़ाई हुआ और लड़ाई होता रहा। ठीक है, अब लेबर एक्सप्लॉयटेशन है, तो कॉलोनीज के लोगों से बहुत कम पैसे में काम करवाया गया, लंबी देर तक का काम लिया गया, उन्हें अच्छा फैसिलिटी और राइट्स नहीं दिया गया। अब इंपेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट, कॉलोनियलिज्म और न्यू इंपेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो इंपेरियलिज्म का मतलब है जब कोई पावरफुल देश, पावरफुल कंट्री अपना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री या कल्चरल पावर का इस्तेमाल करके दूसरे देशों पर कंट्रोल कर लेता है और उसका फायदा उठाता है। इंपेरियलिज्म इज द पॉलिसी ऑफ अ पावर कंट्री टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कंट्रोल ओवर वीकर कंट्रीज फॉर इट्स ओन बेनिफिट। ओके, तो 19th और 20th सेंचुरी में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, अमेरिका और जापान जैसे कंट्री ने एशिया और अफ्रीका के कई देशों पर अपना कंट्रोल बनाया। उनका मेन एम था रॉ मटेरियल लेना, अपना माल बेचना, अपनी पावर बढ़ाना, ज्यादा प्रॉफिट कमाना, दुनिया में अपना पावर बढ़ाना। ठीक है, इसी पॉलिसी को इंपेरियलिज्म कहते हैं। अब इसका कुछ फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक इंपेरियलिज्म का दूसरे देश पर कंट्रोल करना, रॉ मटेरियल्स लेना, अपना माल बेचने के लिए मार्केट बनाना, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर बढ़ाना, कॉलोनीज से प्रॉफिट कमाना, अपनी लैंग्वेज और कल्चर को फैलाना। अब इसका ऑब्जेक्टिव्स है, तो पैसा कमाना था इसका ऑब्जेक्टिव, रॉ मटेरियल लेना था, नए मार्केट ढूंढना था, अपनी मिलिट्री पावर बढ़ाना था, दुनिया में अपना पावर बढ़ाना था, नेशनल प्रेस्टीज, देश का जो शान है वो बढ़ाना था। टाइप्स ऑफ इंपेरियलिज्म है, पॉलिटिकल इंपेरियलिज्म आता है, तो जब एक देश दूसरे देश के सरकार और राजनीति पर कंट्रोल कर लेता है, जैसे ब्रिटेन का इंडिया पर राज था। फिर इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म, जब किसी देश का इकोनॉमी, ट्रेड और इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल किया जाए। एग्जाम्पल में दिया हुआ कंट्रीज से सस्ता रॉ मटेरियल लेना और अपना माल बेचना। थर्ड में है मिलिट्री इंपेरियलिज्म, जब सेना का ताकत, जो मिलिट्री पावर है उससे दूसरे देशों पर कब्जा किया जाना, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है जापान का कोरिया और मंचूरिया पर कब्जा। ठीक है, फोर्थ में कल्चरल इंपेरियलिज्म है, जब अपनी लैंग्वेज, एजुकेशन, रिलीजन और कल्चर को दूसरे देश पे फैलाया जाए। इंग्लिश एजुकेशन का जो इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उनका लैंग्वेज इंग्लिश एजुकेशन। ठीक है, तो इंडिया में बहुत ज्यादा जैसे बढ़ गया। ठीक है,
तो प्रोग्रेसिव इंपेरियलिज्म यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्रोग्रेसिव इंपेरियलिज्म का मतलब क्या है? तो इस प्रोग्रेसिव इंपेरियलिज्म के हिसाब से कुछ लोग मानते थे कि इंपेरियलिज्म से कॉलोनीज में कुछ अच्छे बदलाव भी आए हैं। इंपेरियलिज्म से कॉलोनीज में बहुत कुछ मतलब कुछ अच्छे बदलाव आए। तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट है, रेलवे और रोड बने, स्कूल और कॉलेजेस खुले, मॉडर्न एजुकेशन आई, हॉस्पिटल बने, कानून और एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार हुए, साइंस और टेक्नोलॉजी आया। ठीक है, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है इंडिया में रेलवे, पोस्टल सिस्टम और मॉडर्न एजुकेशन में विकास हुआ। ये पैदा हुए, लेकिन इनके एम कॉलोनीज रूलर्स का फायदा, अपना फायदा भी था। इससे इसके थ्रू कॉलोनीज वो लोग अपना फायदा सोच रहे थे। ठीक है, अब रिग्रेसिव इंपेरियलिज्म है। इसके हिसाब से रिग्रेसिव इंपेरियलिज्म के हिसाब से इंपेरियलिज्म कॉलोनीज के लिए कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी है। तो जहाँ पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं वहाँ नेगेटिव भी कुछ इफेक्ट्स होते हैं। देश का आजादी छीन गया। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज वो लोग लेके चलेगा तो नेचुरल रिसोर्सेज कम हुआ, गरीबी बढ़ गई, लोकल इंडस्ट्रीज बर्बाद हुई, रासिज्म और डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा, लोगों से जबरदस्ती मजदूरी करवाई गई, कल्चर और ट्रेडिशन में नुकसान हुआ। ब्रिटेन ने इंडिया से कॉटन लेकर अपनी फैक्ट्रीज में कपड़ा बनाया और वही कपड़ा इंडिया में बेचा। इसी इंडिया हैंडलूम और कॉटन इंडस्ट्रीज को बहुत नुकसान हुआ इससे। ठीक है, अब हम लोगों ने इंपेरियलिज्म पढ़ लिया, तो अब कॉलोनियलिज्म है। तो कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या? कॉलोनियलिज्म का मतलब है जब कोई पावरफुल देश किसी कमजोर देश पर कब्जा करके वहां अपनी कॉलोनी बनाता है और उस पर सीधा मतलब रूल करता है। ठीक है, अब इसका कॉलोनियलिज्म में पावरफुल देश दूसरे देशों पर कब्जा करता है, वहां अपना सरकार चलाता है, उस देश के रॉ मटेरियल्स और पैसों का इस्तेमाल करता है, अपना माल उस देश में बेचता है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाकर लगभग 200 साल तक रूल किया है वहां पे। तो कॉलोनियल इंपेरियलिज्म का मतलब है इंपेरियलिज्म का वो रूप जिसमें कोई पावरफुल देश या दूसरे देशों पर कब्जा करके उसे कॉलोनी बना लेता है और उसके जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो है उसको खराब करता है। ठीक है, और वहां से मतलब अपने फायदे के लिए ले जाता है समाज, जैसे ब्रिटिश किया था। तो कॉलोनियल इंपेरियलिज्म में देश पर सीधा कब्जा किया जाता है। ठीक है, अपना गवर्नर या रूल भेजा जाता है, लोकल लोगों से टैक्स लिया जाता है, रॉ मटेरियल सस्ते में ले जाया जाता है, कॉलोनी को अपने फायदे के लिए चलाया जाता है। ब्रिटेन के इंडिया पर शासन, फ्रांस का वियतनाम पर शासन और नीदरलैंड का इंडोनेशिया पर, जैसे ये सब। ठीक है, तो अब है न्यू इंपेरियलिज्म। तो न्यू इंपेरियलिज्म 1870 से 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच का दौर था। ठीक है, तो जब यूरोप का जो देश है उन्होंने एशिया और अफ्रीका में बहुत तेजी से न्यू कॉलोनीज बनाए और अपना कंट्रोल बढ़ाया। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद यूरोप की फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए थे, अपना माल बेचने के लिए नए मार्केट्स चाहिए थे, इसीलिए ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और जापान ने एशिया और अफ्रीका में अपना साम्राज्य बढ़ाया। तो मेन मतलब काउजेज है न्यू इंपेरियलिज्म का इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल और मार्केट्स की जरूरत थी। रॉ मटेरियल्स जैसे कॉटन, रबर, कोल और मिनरल्स की डिमांड बढ़ गई। न्यू मार्केट, फैक्ट्री का माल बेचने के लिए नए बाजार चाहिए थे। नेशनलिज्म, हर देश अपना रूल बड़ा बनाना चाहता था। ठीक है, अपना जो वो रूल करता था जिस जगह पे, तो उसको बड़ा बनाना चाहता था। तो मिलिट्री पावर्स, ये सी रूट और स्ट्रैटेजिक जगहों पर कंट्रोल चाहिए था। सिविलाइजेशन मिशन, यूरोपियन देश कहते थे कि वो एशिया और अफ्रीका को सिविलाइज कर रहे हैं, लेकिन असल में उनका एम अपना फायदा था। इनका काउजेस शॉर्ट में बता दिया है, तो अब मैं आप लोगों को लॉन्ग में बता देती हूँ। तो इसमें इकोनॉमिक रीजंस है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद फैक्ट्री बहुत ज्यादा माल बनाने लगी, फैक्ट्रीज को रॉ मटेरियल्स की जरूरत थी, यूरोप को अपना माल बेचने के लिए न्यू मार्केट चाहिए थे, इसलिए यूरोप देशों ने कॉलोनीज बनाकर उनका माल खत्म किया और अपना फायदा देखा। पॉलिटिकल रीजन है, हर यूरोपियन देश या दुनिया में अपना पावरफुल और प्रेस्टीज, अपना शान बढ़ाना चाहता था। ज्यादा कॉलोनीज का मतलब ज्यादा पावर। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रशिया एक दूसरे से आगे निकलना चाहते थे, इसीलिए न्यू देशों पर कब्जा करना का रेस शुरू हुआ। ठीक है, थर्ड में सोशल रीजंस। यूरोपियन लोग मानते थे कि उनका जो सिविलाइजेशन है वो सबसे अच्छा है, वो एशिया और अफ्रीका के लोगों को सिविलाइज्ड बनाना अपना फर्ज बताते थे। इस बहाने उन्होंने अपना कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन फैलाया। इस सोच को व्हाइट मैन्स बर्डन भी कहा जाता है। फोर्थ में एक्सेसिव पॉपुलेशन प्रेशर। यूरोप में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी, सबको नौकरी और जमीन देना मुश्किल हो गया था, इसीलिए लोगों को कॉलोनीज में बसाया गया। कॉलोनीज नए रहने और काम करने की जगह बन गई। फिफ्थ में नेशनल सिक्योरिटी। तो यूरोपियन देश सी रूट्स के जरिए अपना
बंदरगाहों पर कंट्रोल चाहते, मतलब कुछ जगहों पर कंट्रोल चाहते थे, इससे उनकी आर्मी और नेवी मजबूत होती थी और लड़ाई के समय कॉलोनीज मिलिट्री बेसिस के रूप में काम आती थी, इसीलिए स्ट्रैटेजिक जगहों पर कब्जा किया गया। सिक्स्थ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूरोपियन देश कहते थे कि उनका फर्ज है कि एशिया और अफ्रीका के लोगों को शिक्षा देना, क्रिश्चियनिटी फैलाना और मॉडर्न लाइफ सिखाना। अब रिलीजियस रीजंस है, कुछ रिलीजियस रीजंस भी है। तो रिलीजियस रीजंस में आते हैं आपका न्यू इम्पेरियलिज्म का एक इम्पोर्टेंट रीजन था, ठीक है। तो यूरोपियन देश, खासकर ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन और पोर्टुगल अपना क्रिश्चियन रिलीजन को एशिया और अफ्रीका के देशों में फैलाना चाहते थे। क्रिश्चियन मिशनरीज कॉलोनीज में भेजे जाते थे, वो स्कूल, चर्च और हॉस्पिटल खोलते थे, लोगों को क्रिश्चियनिटी अपनाने के लिए मतलब फोर्स करते थे। यूरोपियन लोग मानते थे कि उनका धर्म सबसे अच्छा है और इसे दूसरे देशों तक पहुंचाना उनका फर्ज है, लेकिन कई धर्म फैलाने के नाम कॉलोनियल रूल को मजबूत बनाया गया और लोगों पर अपनी कल्चर और रिलीजन का जोर डाला गया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तो आप लोगों को किसी भी चीज का हेल्प चाहिए होगा, लाइक एमसीक्यू, सेमेस्टर 3 में तो एमसीक्यूज आते हैं, तो अगर आप लोगों को एमसीक्यूज का हेल्प चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं आप लोगों का, मुझसे जहां तक हो पाएगा तो मैं आप लोगों का एमसीक्यू में मदद कर दूंगी। और मैं आप लोगों को ऐसे एमसीक्यूज प्रोवाइड करूंगी जिसको सिर्फ आप लोगों को सिर्फ मेरे एमसीक्यूज पढ़ने पड़ेंगे। और आप लोगों का जितना भी ट्यूशन से या स्कूल से जितने भी एमसीक्यूज मिलेंगे, सब आप लोगों का मेरे एमसीक्यूज से मैच होंगे, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा कोई भी एमसीक्यू नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं आप लोगों को इतना हेल्प देती हूँ, आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरे वीडियोस पे लाइक, शेयर, कमेंट करें।